सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है, बी प्रोग्राम के स्टूडेंट या बी ऑनर्स के स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट है, सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हो चाहे बी ए ऑनर्स सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट हो, ठीक है, दोनों के पास सब्जेक्ट जो है वो एक ही है, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो चाहे 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हो चाहे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो ऑनर्स के, अगर बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो आपको ये सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर में मिला है, और अगर बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में मिला है। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि यूनिट नंबर 4। ठीक है, यानी ये आपके सिलेबस का लास्ट यूनिट है। ठीक है, ये यूनिट आज मैं करा दूंगी तो आपका सारा सिलेबस होता है यहाँ पे कंप्लीट आपका फिर। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट नंबर 4 करने जा रहे हैं हम। तो यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड एंड यूनिट नंबर थर्ड मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। यूट्यूब पे सर्च मारिएगा कि पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रोमा जैसल प्लेलिस्ट, तो आपके सामने आ जाएगी। हिंदी लिखोगे तो हिंदी की पीडीएफ आएगी, इंग्लिश लिखोगे तो इंग्लिश की पीडीएफ आएगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ये नोट्स भी वहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है ना, फ्री में, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए होने वाली है। अब देखिए, ये सिलेबस कंप्लीट हो गया तो देन मैं अब आपका क्या कराऊंगी, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी करा दूंगी। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 4 जो है आपका, उसका नाम है सार्वजनिक प्रशासन पर लैंगिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जो लैंगिक दृष्टिकोण है, यानी जो जेंडर अप्रोचेस है, ठीक है, तो इस पे हमें क्या करना है, स्टडी करनी है यूनिट नंबर 4 में। ठीक है, तो इसमें 2 टॉपिक दे रखे हैं आपके सार्वजनिक प्रशासन पर लैंगिक दृष्टिकोण के। ठीक है, दोनों को हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि सार्वजनिक प्रशासन पर लैंगिक दृष्टिकोण है क्या। ठीक है, तो सार्वजनिक प्रशासन, जिसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ये किसी भी देश की शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, क्योंकि हर देश में शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ही चलाई जाती है। ठीक है, जो नीतियां निर्माण और उनके कार्यान्वयन में सहायक होता है। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीति निर्माण भी करती है और उसको लागू कराने का भी काम करती है। ठीक है, तो परंपरागत रूप से प्रशासनिक संरचना पुरुष प्रधान ही रही है। हम शुरू से देखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी संरचना स्ट्रक्चर हो, तो हमेशा से उसमें डोमिनेट किसका होता है, मेल का ही होता है। ठीक है, पुरुषों का ही होता है। लेकिन समय के साथ साथ लैंगिक समानता आई, जेंडर इक्वालिटी आई, तो जेंडर इक्वालिटी आई तो इसका महत्व बढ़ गया, किसका, लैंगिक दृष्टिकोण का। ठीक है, क्योंकि पहले सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम सिर्फ पुरुषों को ही देखते थे। ठीक है, मैन को ही देखते थे। तो फिर जेंडर इक्वालिटी आने के बाद अब दोनों को इक्वल की बात की गई। ठीक है, तो अब मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को ही जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बराबर का भागीदारी लेने की बात करते हैं। तो ठीक है, तो इसी पे हम बात करेंगे आज, सार्वजनिक प्रशासन पर लैंगिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो देखते हैं हम कि जो लैंगिक दृष्टिकोण है, यानी जो जेंडर पर्सपेक्टिव है, जेंडर पर्सपेक्टिव से जो सार्वजनिक प्रशासन है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका अध्ययन यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित करता है कि शासन और प्रशासन में क्या हो, महिला और पुरुष को समान अवसर मिले। यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जो लोक प्रशासन है, सार्वजनिक प्रशासन है, उसमें पुरुषों को और महिलाओं को, दोनों को बराबर का भागीदारी मिले। एक प्रभावी प्रशासन वही होता है जो समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ पहुंचाए। तो समान लोगों को लाभ पहुंचाए से मीन्स जेंडर इक्वालिटी भी हो वहाँ पे। ठीक है ना, और किसी भी प्रकार का भेदभाव जो हो तो उसको समाप्त किया जाए, चाहे वो लैंगिक ही क्यों ना हो। ठीक है, तो वर्तमान समय में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी योजनाएं और नीतियां बनाई गई है, जिसमें महिला को आरक्षण दिया जा रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई एजुकेशन का क्षेत्र हो, या राजनीतिक का क्षेत्र हो। ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए लैंगिक संवेदनशील प्रशासनिक नीति और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल होती है। ठीक है, तो लैंगिक संवेदनशील जो है, जिसमें लैंगिक संवेदनशील की बात की जाती है, वो प्रशासनिक नीतियां हैं जिसमें महिलाओं को सशक्त करने की बात की जाती है, एम्पावरमेंट करने की बात की जाती है, उनकी एम्पावर करने की। ठीक है, इस दृष्टिकोण से प्रशासन को अधिक समावेशी और न्याय संगत बनाया जा सकता है, जिससे समाज को संतुलित विकास संभव होगा जब एडमिनिस्ट्रेशन में जेंडर इक्वालिटी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं, जो कि है लैंगिक और सुशासन, लैंगिकता और सुशासन। ठीक है, तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो सुशासन का तात्पर्य एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था से है जो पारदर्शी, प्रभावी, उत्तरदायी और समावेशी हो। मैंने पिछले यूनिट्स में आपको सुशासन पढ़ाया था,
तो सुशासन की ही बात कर रहे हैं। तो सुशासन में इक्वालिटी की बात होती है, जेंडर इक्वालिटी की बात होती है और हर इक्वालिटी की बात होती है। जहाँ सुशासन होता है वहाँ पे इक्वालिटी होती है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पारदर्शी बनाता है, प्रभावी बनाता है और उत्तरदायी और समावेशी बनाता है। जब हम इसे लैंगिक दृष्टिकोण यानी जेंडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि शासन में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर मिले। लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी किसी भी लोकतांत्रिक समाज के विकास का एक प्रमुख स्तंभ है, ठीक है। और इसका प्रभाव शासन की गुणवत्ता पर सीधा पड़ता है। अगर हमें किसी देश के सुशासन को जानना होगा, एक गुड गवर्नेंस को जानना होगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी कितनी है उस देश में, ठीक है। तो उसी से पता लगाया जाता है गुड गवर्नेंस की एक ये क्या है, तत्व है, एक एलिमेंट्स है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी। तो लैंगिक समानता और सुशासन का संबंध, ठीक है। लैंगिक समानता सुशासन से कैसे कनेक्ट है उसको देखते हैं, ठीक है। तो लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी और सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि शासन में महिलाएं और अन्य वंचित वर्गों की भागीदारी कम होती है तो प्रशासन में असमानता पैदा होती है, प्रशासन में पक्षपात होता है, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। और जहाँ पक्षपात होगा, असमानता होगी, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ गुड गवर्नेंस नहीं होगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो लैंगिक समानता और सुशासन का संबंध समावेशी प्रशासन से होता है। जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी होती है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, देश को चलाने में, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में जब महिलाओं की भूमिका होती है, तो नीतियां और योजनाएं अधिक प्रभावी होती है और न्याय संगत होती है, क्योंकि उस एडमिनिस्ट्रेशन में जेंडर इक्वालिटी का ध्यान रखा जा रहा है, सभी को बराबर अधिकार दिया जा रहा है, ठीक है। गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। तो समाज में लैंगिक संतुलन बनता है इससे। पुरुषों और महिला दोनों को समान अवसर देने से समाज में संतुलन बना रहता है और विकास की गति भी बहुत ज़्यादा तेज होती है, ठीक है। तो तीसरा है अभिनव नीतियाँ। महिलाओं की भागीदारी से स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी जो नीतियाँ हैं उसमें भी सुधार आता है, क्योंकि जब इनको स्वास्थ्य सेवा मिलती है, शिक्षा मिलती है, सुरक्षा मिलती है, तो इन सब में भागीदारी इनकी बढ़ जाती है। तो सुशासन कैसा हो जाता है, एक गुड गवर्नेंस का हो जाता है। तो सुशासन के प्रमुख सिद्धांत और लैंगिक दृष्टिकोण से क्या है उसको हम जानते हैं, यानी जो गुड गवर्नेंस है उसके प्रमुख सिद्धांत को जानेंगे हम किसके पर्सपेक्टिव से, लैंगिक दृष्टिकोण से, ठीक है। तो सुशासन के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, ठीक है, वो तो हमने थर्ड यूनिट में भी पढ़ा था, पिछले यूनिट में, बट हम अभी हम लैंगिक दृष्टिकोण से उस सिद्धांत को देख रहे हैं, ठीक है, जेंडर के तौर पे, तो जिन्हें लैंगिक दृष्टिकोण से देखने की हमें आवश्यकता है। तो पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, मैंने बताया था सुशासन का तत्व होता है ये। तो शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से नीतियां अधिक स्पष्ट और जवाबदेही बनती है, ठीक है। तो पारदर्शिता आती है इसमें, गुड गवर्नेंस में, ठीक है। उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, यानी प्रशासन में लैंगिक समानता ये सुनिश्चित करने के लिए सशक्त नियम और नीति को लागू करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो हर में जवाबदेही होता है। कानून का शासन होता है, यानी महिलाओं को न्याय प्रणाली में समान अवसर में और सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो ये भी क्या होता है, गुड गवर्नेंस का तत्व होता है। तीसरा प्रमुख सिद्धांत होता है। चौथा प्रमुख सिद्धांत होता है समान भागीदारी। निर्णय लेने की प्रक्रिया महिलाओं की भागीदारी को अनिवार्य किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चौथा सिद्धांत है, ठीक है, गुड गवर्नेंस का। तो महिला की प्रशासनिक भागीदारी को जानते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ रहे हैं कि महिलाओं की भूमिका कितनी है, ठीक है। तो राजनीतिक भागीदारी की बात करें अगर, तो पंचायती राज में देखें तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है, 33% क्या है, 33% की आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में महिलाओं को, ठीक है। जिससे उनकी जो सहभागिता है वो बढ़ी है थोड़ी हद तक, ठीक है। पार्लियामेंट में भी महिलाओं को आरक्षण है और एजुकेशन में भी है, ठीक है, जिनसे समाज में उनकी जो भूमिका है एडमिनिस्ट्रेशन में वो बढ़े, इसके लिए, ठीक है। न्यायिक क्षेत्र में भी भागीदारी दी है महिलाओं, न्यायाधीश की संख्या बढ़ने से न्याय प्रणाली में संवेदनशीलता आई है, ठीक है। तीसरा, पुलिस और प्रशासन में महिलाओं की भूमिका। महिला पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी की संख्या बढ़ने से महिला संबंधित जो अपराध है उसकी जांच में सुधार हुआ है, ठीक है। चौथा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाएं कौन कौन सी है। ऐसी कौन कौन सी सरकार की योजना है जिसने जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दिया है, मतलब महिला पुरुषों के दोनों के अधिकारों की बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं, ठीक है। तो भारत सरकार ने महिला के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं सरकार द्वारा कि जब वो पढ़ेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में उनका भागीदारी होगा, ठीक है। दूसरा, उज्ज्वल योजना। उज्ज्वल योजना में महिलाओं को स्वच्छ ईंधन यानी एलपीजी प्रदान करके स्वास्थ्य की भी रक्षा की जा रही है, क्योंकि पहले भारत की अधिकतर महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती थी, तो उनसे धुआं और जो होती थी उनसे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता था, ठीक है। तो उस स्वास्थ्य को नजर में रखते हुए भारत सरकार ने क्या करा, उज्ज्वल योजना लाई, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार आया, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इससे क्या है, महिलाओं की भूमिका बढ़ी, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना,
ठीक है। लड़कियों की शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सुकन्या समृद्धि योजना से उनके लिए क्या है, खाते में पैसे जमा किए जाते हैं, जिनसे जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो ये पैसे उनको दिए जाते हैं 18 साल के बाद, ठीक है। तो लड़कियों की शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा करने के लिए इसमें भी सुकन्या समृद्धि योजना भी सरकार द्वारा चलाई गई थी। तो इससे भी एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है, ठीक है। चौथा, महिला हेल्पलाइन और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। महिलाओं को तात्विक न्याय दिलाने के लिए ये जो है सरकार की योजना बनाई गई है। महिला हेल्पलाइन नंबर है जिससे महिलाओं के लिए वो बनाया गया है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि लैंगिक समानता और सुशासन क्या है, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। जहाँ लैंगिक समानता होगी वहीं सुशासन होगा, जहाँ सुशासन होगा वहाँ लैंगिक समानता होगी, तो इसी को कहते हैं हम पूरक, ठीक है। जब शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो प्रशासन अधिक पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है उसमें, प्रभावी होती है, फेसिलिटी आती है, और न्याय संगत भी होता है, ठीक है, जस्टिस भी उसमें होता है। तो लेकिन समानता को बढ़ावा देने से सामाजिक और आर्थिक विकास की गति भी तेज हो जाती है। जब समाज में सभी को बराबर का अधिकार मिलता है तो आर्थिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है उस देश का, उस एडमिनिस्ट्रेशन का। तो अंततः ये आवश्यक है कि प्रशासनिक नीतियों को इस दृष्टिकोण से तैयार किया जाए ताकि सभी नागरिकों को इसमें समान अवसर मिले और सभी को जो उनके अधिकार है वो प्राप्त हो सके, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन भी कोट है कि जब महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं तो पूरा समाज क्या करता है, प्रगति करता है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में किसकी बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक है कि प्रशासन में लैंगिक संवेदनशीलता और भागीदारी क्या है, ठीक है। यानी प्रशासन में जो लैंगिक जेंडर जो संवेदनशीलता है और भागीदारी है उसको जानते हैं हम, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो प्रशासन में लैंगिक संवेदनशीलता यानी जेंडर जो सेंसिटिविटी है और महिला की जो भागीदारी है यानी पार्टिसिपेशन है जो, वो एक सुशासन प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि मैंने बताया था ना, संवेदनशील मतलब लैंगिक जो समानता है और जो गुड गवर्नेंस है वो एक दूसरे के पूरक है। जहाँ पे लैंगिक समानता होगी वहाँ पे गुड गवर्नेंस होगा, जहाँ गुड गवर्नेंस होगा वहाँ पे लैंगिक समानता होगी। तो जब प्रशासनिक नीतियाँ, निर्णय लेने की प्रक्रिया और सरकारी योजनाओं में लिंग यानी जो जेंडर है उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, यानी समाज में जो भी कानून बन रहे हैं, जो भी प्रशासन चल रहा है, जो भी नीति बन रहे हैं, जो भी निर्णय हो रहे हैं, तो ये सारे जो निर्णय और कानून और नीति है, इसमें अगर किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए तो महिला और पुरुषों तथा अन्य लैंगिक समूह के साथ भी, ये सिर्फ महिला और पुरुष की बात नहीं करता, ये हर एक जो जेंडर है उसकी बात करता है, अवसर और समाज में अधिक न्याय संगत और संतुलित बनाता है ये समाज को, ठीक है। तो पारंपरिक रूप से प्रशासनिक ढांचा पुरुष प्रधान ही रहा है शुरू से, लेकिन समय के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं भारत सरकार द्वारा भी, जो मैंने अभी बताया था आपको। तो प्रशासन में इससे क्या आई है, जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ी प्रशासन में तो प्रशासन में लैंगिक संवेदनशीलता आई, तो इसी को हम कहते हैं लैंगिक संवेदनशीलता, ठीक है। तो लैंगिक संवेदनशीलता को अपनाकर इसे अधिक समावेशी बना दिया गया और प्रभावी बना दिया गया, ठीक है। तो लैंगिक संवेदनशीलता क्या है उसको जानते हैं। तो लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ है कि प्रशासनिक नीतियों में या योजना में या निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें महिला और पुरुष और या अन्य जो लिंग होते हैं उन सभी के समूह की आवश्यकता और अधिकारों का समान रूप से महत्व दिया जाए। मतलब कोई भी कानून बनाया जा रहा है, कोई भी निर्णय लिया जा रहा है या कोई भी योजना बनाई जा रही है, ठीक है, तो उस प्रक्रिया में महिला भी हो, पुरुष भी हो और जो दूसरे लिंग के लोग हैं वो भी हो, ठीक है। तो सभी का इसमें भागीदारी होनी चाहिए, वही लैंगिक संवेदनशीलता कहलाती है। मतलब जेंडर के तौर पे किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना है और समान अवसर सुनिश्चित करना है, ठीक है। अवसर की समानता भी लाना इसका उद्देश्य है। तो इस लैंगिक संवेदनशीलता में महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ाने पर फोकस किया जाता है, यानी प्रशासन में महिलाओं की उपस्थिति से समाज में लैंगिक संतुलन बनता है, ठीक है। तो इसलिए हर प्रशासन में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, हर चीज़ में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात की जाती है, ठीक है। दूसरा, नीतियों में समावेशिता लाने की बात की जाती है, यानी सरकारी योजना और नीतियों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वे महिलाओं की ज़रूरतों को भी पूरा कर सके, ठीक है। तो कानून किनके अनुरूप हो, जेंडर के अनुरूप हो, ठीक है। समान अवसर की बात करता है, यानी नौकरी, वेतन और पदोन्नति में लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। यानी जो नौकरी है, जैसे कि एक ही पोस्ट पे पहले क्या होता था कि एक ही पोस्ट पे जो महिला होती थी, मतलब महिला पढ़ा रही है एक स्कूल में और पुरुष पढ़ा रहा है, तो इन दोनों की सैलरी अलग अलग होती थी। तो पुरुष को ज़्यादा दी जाती थी, महिला को कम दी जाती थी। तो ये क्या है, नौकरी में असमानता फैल रही थी, ठीक है। वेतन में समानता फैल रही थी, तो पदोन्नति में भी क्या है, महिलाओं को अधिकार इतने नहीं दिए जा रहे थे, ठीक है। तो लैंगिक अधिकार पर भेदभाव हो रहा था। जैसे कि आपको पता है अभी कुछ साल पहले ही क्रिकेट जो इंडियन क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट टीम है इंडिया की, और जो मैन क्रिकेट टीम है इंडिया का, तो जो महिला क्रिकेट इंडियन टीम है उसमें उसकी जो सैलरी होती थी, जैसे कि भारत की जो
कप्तान थी, महिला कप्तान, उसकी सैलरी कम होती थी विराट कोहली के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब जो पुरुष जो क्रिकेटर होता था। तो इस कानून को कोर्ट में ले जाया गया और अब क्या है, अब दोनों की जो सैलरी है, यानी चाहे वो इंडियन मैन क्रिकेटर हो चाहे गर्ल क्रिकेटर हो, ठीक है, तो दोनों की जो सैलरी होगी वो सेम होगी अब, यानी कप्तान जो दोनों के कप्तान है उनकी जो सैलरी है वो भारत सरकार को एक ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बीसीसीआई ने ये कानून को लाया बहुत सारे आंदोलन वगैरह करने के बाद नारीवाद के, ठीक है। तो ये पहले होता था, ठीक है, तो भेदभाव होती थी, एक ही पद पे मतलब अलग अलग सैलरी दी जाती थी। तो दूसरा है प्रशासन में लैंगिक भागीदारी का महत्व, यानी प्रशासन में महिला और अन्य लैंगिक समूहों की भागीदारी से शासन प्रणाली को अधिक प्रभावी और न्याय संगत बनाती है, यानी इसमें सामाजिक न्याय होता है, यानी महिला और अन्य जो वंचित वर्ग है उसको समान अधिकार दिया जाए, यानी हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अगर इन सबको बराबर का अधिकार मिलता है तो समाज में क्या होता है, न्याय होता है, तो सामाजिक न्याय होती है। दूसरा, अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब महिला प्रशासनिक स्तर पर भाग लेती है तो निर्णय अधिक संतुलित होते हैं और आर्थिक विकास भी तेजी से होता है, ठीक है। तीसरा, नीतियों में संवेदनशीलता आती है, यानी महिला अधिकारी महिला की समस्याओं को बेहतर समझ सकती है, ठीक है, और उनके लिए अधिक प्रभावी नीतियां भी बना सकती है, कानून भी बना सकती है, तो इसलिए नीति बहुत ज्यादा संवेदनशीलता हो जाती है, ठीक है, उनके अनुरूप हो जाती है। तीसरा है कि प्रशासन में महिलाओं की स्थिति कैसी है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति आज के समय पे, ठीक है। तो भारत में प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी अभी भी अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यह बढ़ी तो है, लेकिन अभी भी इसे अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस की बात करें अगर, तो महिला अधिकारी की संख्या इसमें कुछ बड़ी है अभी, लेकिन अब भी पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो है आईएएस महिला है वो कम है, ठीक है। भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में भी महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन अभी भी पुरुषों के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम ही है, ठीक है। न्यायपालिका में भी महिलाओं की भागीदारी, तो महिला न्यायाधीश की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन न्याय को बढ़ावा मतलब बढ़ रही है, तो इससे न्याय को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि जो महिला की समस्या होती है वो महिला जो अधिकारी होती है वो अच्छे से सॉल्व कर पाती है, ठीक है। तो लैंगिक संवेदनशील प्रशासन को बढ़ावा देने के उपाय अगर बताए तो कैसे हम लैंगिक संवेदनशीलता को अपने समाज में या अपने प्रशासन में ला सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, तो उसके कुछ उपाय हैं, तो उसको जानते हैं हम, ठीक है। प्रशासन में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए कुछ कदम है जो हम उठा सकते हैं जिससे हम समानता ला सकते हैं। तो कैसे, पहला है सरकारी नौकरी में लैंगिक समानता लाना, यानी महिला को उच्च पदों पर नियुक्त करने के लिए विशेष योजनाएं लागू करना, जिससे जो ऊंचे ऊंचे पद है एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो या राजनीतिक का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में क्या हो, महिलाओं को उच्च उच्च पद पे नियुक्त किया जाए, कोई ना कोई कानून लाके उनको शिक्षा देके उनको अच्छी अच्छी योजनाओं के तहत, ठीक है। कार्यस्थल पर भेदभाव और यौन उत्पीड़न रोकने के लिए सशक्त कानून बनाए जाए, ठीक है। दूसरा है शिक्षा और प्रशिक्षण दी जाए महिलाओं को प्रशासनिक सेवा में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि लैंगिक संवेदनशीलता पर अधिकारियों को परीक्षण भी देना, यानी जो लैंगिक संवेदनशीलता है, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी उन सबको इस सब पे ट्रेनिंग देना कि जेंडर इक्वालिटी हो, ठीक है। तीसरा, महिला आरक्षण देना, पंचायती राज में जैसे 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, तो इससे उनकी भागीदारी बढ़ी है पंचायती राज में, पार्लियामेंट में भी इनको दिया गया है, ठीक है। तो महिलाओं को बहुत जगह ऐसी आरक्षण दिया गया है, क्यों, क्योंकि जो अगर हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो 50% भी महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है हमारे एक समाज में, ठीक है ना, एक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसको बढ़ावा देने के लिए ही क्या करा जाता है, ये योजना बनाई जाती है, आरक्षण दी जाती है, ठीक है। चौथा है नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी, यानी प्रशासनिक नीतियों में महिलाओं की राय को शामिल करना, यानी कोई भी जो कानून होती है, नीतियां बनती है, उसमें महिलाओं की भागीदारी हो। जैसे कि हमारे बजट बनाती है ना निर्मला सीतारमण जी है जो हमारी वित्त मंत्री, तो वो क्या है, वो एक उच्च पद पे है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊंचे पद पे है, तो महिला की भागीदारी जो है वो एक नेतृत्व करती है, ठीक है, जिसमें एक महिलाओं की क्या है, राय को भी शामिल किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊंचे पद में, ठीक है। तो महिला अधिकारी को नीति निर्माण की मुख्य धारा में लाना इनका कार्य होता है, ठीक है। पांचवा है सुरक्षा और कार्यस्थल पर समानता लाना, महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना, महिलाओं को समान वेतन और सुविधा भी प्रदान करना, यानी अगर कोई भी पोस्ट है तो ऐसा ना हो कि एक पोस्ट पे पुरुषों को अलग सैलरी दी जा रही हो, महिलाओं को अलग सैलरी दी जा रही हो, अगर काम दोनों सेम कर रहे हैं तो दोनों को सैलरी भी सेम मिलनी चाहिए, ठीक है। तो प्रशासन में महिलाओं की सफल भूमिका के उदाहरण भी है, मतलब हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने एक सफल भूमिका निभाई है और निभा रही है, जैसे कि किरण बेदी भारत की पहली आईपीएस अधिकारी थी, ठीक है, पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी, जिन्होंने पहली बार जो ब्यूरोक्रेसी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहली बार किसी महिला ने क्या करा था आईपीएस में भागीदारी निभाई थी, वो थी किरण बेदी, जिन्होंने पुलिस व्यवस्था में नई सुधार किए थे, ठीक है। तो पहली बार महिला को आईपीएस में एक पद मिला था, ठीक है।
टीना ढाबी आईएएस अधिकारी है, महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन्होंने भी। ठीक है। अरुणा सुंदर राजन, ये आईएएस अधिकारी थी, इन्होंने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और महिला कल्याण में उनकी भूमिका को उल्लेखनीय किया है। ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि प्रशासन में लैंगिक संवेदनशीलता और महिला की भागीदारी सुशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब प्रशासनिक व्यवस्थाएं सभी लिंग समूह को समान अवसर देती है, मतलब जेंडर इक्वालिटी देती है समाज में, शिक्षा में, ठीक है, तो समाज की अधिक न्याय संगत और प्रगतिशील बनता है, समाज विकास करता है। ठीक है। इसके लिए सरकार, समाज और प्रशासन इन सबको मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि महिला और अन्य जो लैंगिक समूह है, सिर्फ महिला और पुरुष की बात नहीं होती, बल्कि अदर जेंडर के जो लोग हैं उनको भी अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रशासन तंत्र में योगदान दे सके वो लोग भी। ठीक है। तो ये, ठीक है, तो यहाँ पे निष्कर्ष भी खत्म होता है। तो एक कोट है कि जब महिलाएं प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाती है तो समाज अधिक न्याय संगत और सशक्त बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका ये पूरा सिलेबस ही कंप्लीट होता है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद। ठीक है।